नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे कल से शुरू हो रही G20 की बैठक की। तो प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने रामनगर में होने वाली G20 बैठक को लेकर धमकी दी है। पन्नू की रिकॉर्डेड आवाज में इस तरह की धमकी वाली कॉल रविवार शाम को सैकड़ों नंबरों पर आई थी, जिसमें G20 मीटिंग से पहले खालिस्तान का झंडा लगाने की धमकी दी है और इसे लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड में नजर आ रही है। डीआईजी एसटीएफ अबुदई सेंथिल का कहना है कि ये एक प्रतिबंधित संगठन है जो कि पब्लिसिटी के लिए काम कर रहा है। कई जगहों पर चेकिंग भी जारी है। फोन पर दी गई धमकी में रामनगर को खालिस्तान का हिस्सा बताया गया है और सरकार को चेतावनी भी दी गई है। इस धमकी भरे रिकॉर्डेड कॉल का एक छोटा सा हिस्सा आपको भी सुनाते हैं। G20 delegates, Ramnagar is not India. Ramnagar is Khalistan. Sikhs for Justice is going to raise Khalistan flags during G20 summit and Ramnagar at airports, at railway stations to show and internationalize that Ramnagar will be part of Khalistan once we liberate Punjab from Indian occupation through Khalistan referendum. रामनगर G20 कार्यक्रम को मिली धमकी के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है और पुलिस ने सुरक्षा को लेकर अपनी रणनीति भी बदल दी है। पंतनगर एयरपोर्ट से लेकर रामनगर तक भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राज्य और केंद्र की खुफिया एजेंसी अलर्ट पर है। वीवीआईपी रूट को 30 ड्रोन मॉनिटर करते रहेंगे। इसके साथ ही रूट को 6 जोन और 15 सेक्टर में बांटा गया। समिट की सुरक्षा में 40 इंस्पेक्टर, 289 दरोगा, 2072 कांस्टेबल तैनात किए गए। सिंह पन्नू का एक रिकॉर्डेड मैसेज जो है कुछ नंबरों में प्राप्त हुआ है। ये बेसिकली एसटीएफ द्वारा इसी मामले में जांच किया जा रहा है। ये स्पूफ नंबर चेंज नंबर से जो है इनका द्वारा एक रिकॉर्डेड मैसेज जो है कुछ मोबाइल नंबर पे आया है। इसको हमने जो पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं और ये जो है एक पब्लिसिटी टाइप का भी इसको देखा जा रहा है। वहीं G20 मीटिंग को लेकर मिली धमकी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है। सीएम ने कहा कि पुलिस, गृह विभाग को निर्देश दिया गया है और हर गतिविधि पर एजेंसियों की नजर बनाए रखे हुए है। इसके साथ ही सीएम धामी ने उत्तराखंड में G20 सम्मेलन के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि G20 का कार्यक्रम अभूतपूर्व होगा। पुलिस को पूरी तरह से निर्देशित कर दिया गया है। हमारा पूरा होम डिपार्टमेंट, हमारा पूरा पुलिस मुख्यालय, हमारे सारी सी एजेंसियां उसको पूरी तरह से देख रही हैं और एक एक गतिविधि पर सब पर नजर है। 28 से 30 मार्च के बीच होने वाले G20 समिट के लिए कॉर्बेट नगरी रामनगर तैयार है। विदेशी मेहमानों के लिए सब कुछ सजकर तैयार है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर 3 दिनों तक 18 देशों के विदेशी मेहमान आखिरकार रामनगर में क्या करेंगे। G20 समिट के लिए पंतनगर से रामनगर तक सब कुछ सजकर तैयार है। 28 मार्च को दोपहर बाद जैसे ही भारत समेत 18 देशों के मेहमान पंतनगर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, उनका स्वागत पारंपरिक टीके के साथ ही उत्तराखंडी टोपी और रंगवाली पिछौड़े के साथ होगा। 28 मार्च को पंतनगर से रुद्रपुर, बाजपुर होते हुए रामनगर पहुंचेंगे विदेशी मेहमान। 29 मार्च को रामनगर के ताज रिजॉर्ट में होगी साइंस की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। रामनगर में होगी दुनिया के बदलते स्वास्थ्य और पर्यावरण पर चर्चा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में होगी स्वास्थ्य, पशुपालन, वाइल्ड लाइफ और नई बीमारियों पर चर्चा। 29 मार्च की शाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ होगा गाला डिनर। उत्तराखंडी खाने का भी स्वाद लेंगे G20 के मेहमान। राज्यपाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी के भी पहुंचने का कार्यक्रम। 30 मार्च को कॉर्बेट घूमेंगे G20 के मेहमान। 30 मार्च को दोपहर बाद पंतनगर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे डेलीगेट्स। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि हम उत्तराखंड के कुजिन को यहाँ पे भी रखेंगे। इंटरनेशनल कुजिन तो हम लोग साथ रखेंगे लेकिन उत्तराखंड के कुजिन को रखेंगे।
जाहिर है इस समिट के जरिए सरकार की कोशिश विदेशी मेहमानों को भारत के साथ ही देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति और खान पान से रूबरू कराना है। केंद्र सरकार के मंत्री भी इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि करार दे रहे हैं। कैसी चीजें हमारी होती हैं और हमारे हिडन प्लेसेस हैं जिनके बारे में पता नहीं है, और जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारी धरोहरें हैं जो एक से एक ऐतिहासिक हैं, हमारा इतिहास है, सब विश्व देखने वाला है। इसमें G20 समूह की अध्यक्षता कर रहे भारत के लिए वाकई ये बड़ा मौका है, जब G20 देशों के अलावा विशेष रूप से बुलाए गए बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE जैसे भारत के 18 मित्र देशों के वैज्ञानिक और वैज्ञानिक सलाहकार भी यहाँ पहुँचेंगे, जिससे उत्तराखंड को देश और दुनिया में नई पहचान मिल सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। देहरादून नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा आय से अधिक संपत्ति जुटाने के मामले को लेकर विवाद में आ गए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने मेयर की संपत्ति के 10 गुना तक बढ़ने के साक्ष्य भी दिखाए हैं और इसकी जांच की भी मांग की है। विकेश नेगी ने शिकायती पत्र देकर पीएमओ, सीएम कार्यालय और विजिलेंस से इसकी जांच कराने की मांग की है। उन्होंने खुलासा किया कि मेयर बनने के बाद सुनील उनियाल गामा ने परिवार वालों के नाम पर करोड़ों की जमीन खरीदी और अपने पद का लाभ उठाते हुए परिवार के नाम पर लीज पर कई संपत्ति भी ली। वहीं कांग्रेस ने भी मामले पर खुलासा किया और कहा मामले की जांच होनी चाहिए। तो जो हमने जो रानी पोखरी की इनकी प्रॉपर्टी आई है, जो 14 बीघा इन्होंने खुद अपने नाम कराई है। ये देख लीजिए। ये सर जो प्रॉपर्टी है ये इनके नाम पे है या इनके घर वालों के नाम? नहीं, इनके ये वाली नहीं, टोटल जो टोटल है 4 प्रॉपर्टियां, ये कम से कम 10 गुना से ऊपर की प्रॉपर्टीज का हवाला आ गया है, क्योंकि 2018 में जो इन्होंने चुनाव आयोग को डिक्लेयर करा था और आज इनकी प्रॉपर्टी 10 गुना से ऊपर पहुंच गई है। और जबकि मेयर का पद एक लाभ का पद है, लाभ का पद नहीं है, और उनकी ना कोई तनख्वाह होती है ना कुछ है। अब मोटा मोटा हिसाब लगा लीजिए, आज की डेट में जो अभी रिकॉर्ड लेके अभी निकला है वो 40 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी का है, क्योंकि आज सुबह ही रानी पोखरी की इनकी एक और 14 बीघे की सील रेट हमारे पास आ गई है। यानी हम बिल्कुल हतप्रभ नहीं है, क्योंकि भाजपा का असली चाल चरित्र चेहरा यही है। जो भी व्यक्ति सत्तारूढ़ दल भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, आप ये मान के चलिए कि उसने उत्तराखंड को नोच खाया है। ये तो केवल देहरादून के महापौर की बात है कि पिछले 5 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने देहरादून की नहीं सोची, यहाँ की जनता की सुख सुविधाओं की नहीं सोची। उत्तराखंड विधानसभा का ऑफिस पेपरलेस होगा। स्पीकर रितु खंडूरी ने कहा, हिमाचल प्रदेश, यूपी और गोवा की तर्ज पर विधानसभा अब पेपरलेस होगी। स्पीकर ने आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ इसे लेकर बैठक भी की। जितना भी पेपर है हम सारा डिजिटाइजेशन करें, क्यों चाहते हम लोग ये है कि एक बटन पर आपको किसी तरह का भी इंफॉर्मेशन किसी भी साल का, चाहे वो क्वेश्चंस हो, याचिका हो, डिबेट्स हो, आपको एक बटन पे वो मिलना चाहिए। देहरादून के रायपुर में नई विधानसभा बिल्डिंग बनेगी। डेवलपमेंट का काम मास्टर प्लान से होगा। 6 महीने में काम भी शुरू होगा। बीजेपी इसे कांग्रेस का किया धरा बता रही है, तो कांग्रेस बीजेपी की गलती और यूकेडी विरोध की बात कर रहा है। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी फिक्स नहीं है। देहरादून अस्थायी राजधानी है और गैरसैंण गर्मियों की राजधानी। देहरादून में जिस बिल्डिंग में विधानसभा है वो कभी विकास भवन हुआ करता था, पर शहर के बीचों बीच बनी विधानसभा में जब सत्र चलता है तो ट्रैफिक जाम सिरदर्द बन जाता है। इसी मुश्किल से पार पाने के लिए अब रायपुर इलाके में नई विधानसभा बिल्डिंग बनाने की तैयारी है। 6 महीने में मास्टर प्लान का काम भी शुरू हो जाएगा। विधानसभा में उत्तराखंड क्रांति दल का एक विधायक नहीं है, पर रायपुर में विधानसभा बनाने का विरोध यूकेडी कर रही है। से आप एक विधानसभा यहाँ चल रही है, एक विधानसभा आपने वहाँ बना रखी है गैरसैंण में, और एक विधानसभा अभी और बनाने जा रहे हैं। ये बिल्कुल औचित्यपूर्ण नहीं है। हम इसका बिल्कुल विरोध करेंगे और हमारी ये मांग है
कि आप गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करके वहां पर निर्माण कार्य शुरू करें, उसको राजधानी बनाएं। विधानसभा भवन और हाईकोर्ट राज्य की पहचान होते हैं, पर 22 साल बाद अब दोनों के परमानेंट कैंपस पर काम होने जा रहा है। विधानसभा देहरादून के रायपुर में तो हाईकोर्ट हल्द्वानी में बनेगा। कांग्रेस का कहना है कि जिस बीजेपी ने बनाने और संवारने के दावे किए, 9 नवंबर 2000 को उसने राजधानी, विधानसभा और हाईकोर्ट की जगह तय नहीं की, तो बीजेपी इस हाल के लिए पिछली कांग्रेस सरकार में विजय बहुगुणा, हरीश रावत, स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल को जिम्मेदार मानती है। और जिस तरीके से अविवेकपूर्ण तरीके से निर्णय राजधानी के परिप्रेक्ष्य में और हाईकोर्ट के परिप्रेक्ष्य में लिया है, आज उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। और आज ये जो बात हो रही कि भाई इसको जो है राजधानी रायपुर में बनाया जाए और हल्द्वानी में जो हाईकोर्ट बने जाए, अगर पहले निर्णय सोच समझ के लिया गया होता तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती और ना ही इतना धन खर्च होता। कुंजवाल जी के समय, कांग्रेस के समय ही रायपुर जमीन का अधिग्रहण भी हो गया था और वन भूमि का हस्तांतरण भी हो गया था। तो अब कांग्रेस के पास कहने को कुछ है। राजधानी, विधानसभा और हाईकोर्ट के लिए वक्त वक्त पर अलग अलग फैसलों के लिए बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी एक दूसरे को कोसते रहते हैं और अब रायपुर में नई विधानसभा बिल्डिंग बनाने को लेकर फिर वही सियासत हो रही है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। रामनगर के कोसी बैराज पर एक अजगर को रेस्क्यू किया गया है और इसी मार्ग से G20 में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमान आएंगे। उससे पहले इस क्षेत्र में सफाई का काम चल रहा है, तभी अचानक से बैराज के बंधे में अजगर जो है फंसा हुआ नजर आया, जिसे बचाने के लिए वन विभाग की टीम पहुंची और फिर उसे पकड़ा गया, जंगल में छोड़ दिया गया। बागेश्वर के दूरस्थ गुरना क्षेत्र में इन दिनों सड़क बनाने का काम चल रहा है, जिसमें ग्रामीणों ने भारी अनियमितता की शिकायत प्रशासन से की थी। कोई कार्रवाई न होने पर एक ग्रामीण ने सड़क का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया और आरोप ये लगाया गया था कि ग्रामीण ने वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया। सड़क में पत्थर बिछाने के लिए वन भूमि की जमीन खोदकर पत्थर निकाले जा रहे हैं और ग्रामीणों के विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, प्रधान के पास भी गए। सर, एक विभाग अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है, जिसकी तैयारी तेज हो गई है। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान आने वाले तीर्थ यात्रियों से फर्जी एजेंट यात्रा बस दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं और यात्री ठगे जाते हैं, जिस पर परिवहन निगम अब कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। ऐसे लोगों पर निगाह रखी जाएगी और परिवहन विभाग सिर्फ रजिस्टर्ड एजेंट को ही यात्रियों की बुकिंग करने देगा और अगर कोई एजेंट बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रियों की बुकिंग करता है तो उसके खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी हो। उत्तराखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग और पतंजलि के बीच एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं के प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पतंजलि के आउटलेट्स करेंगे। MOU पतंजलि में साइन कराकर और इसी के तहत पतंजलि के ट्रेनर्स आजीविका मिशन में कवर होने वाली 4000 महिला किसानों को मिट्टी का टेस्ट करने के लिए भी ट्रेनिंग देंगे। नैनीताल में कवियत्री महादेवी वर्मा का उनके घर मीरा कुटीर में 116वां जन्मदिन मनाया गया। मुक्तिबोध की समकालीनता विषय पर यह आयोजित की गई थी संगोष्ठी, जहां पर यह कार्यक्रम हुआ, जहां पर रामगढ़ के घर में ये कार्यक्रम हुआ है। लेखक साहित्यकार लीलाधर मंडलोई ने व्याख्यान दिया। साहित्यकारों ने महादेवी को याद कर कहा कि ये स्थान तीर्थ की तरह है। महादेवी ने हिंदी साहित्य और संस्कृत के यहाँ पर विश्व चेतना का काम किया है। वो चाहती थी कि महिलाओं की शिक्षा और शिक्षा खासकर उसका विस्तार हो ऐसे इलाकों में जो दूरस्थ हैं। तो महादेवी वर्मा का जो स्वप्न था शिक्षा को लेकर, बच्चों में काम करने को लेकर,
चमोली की उर्गम घाटी और नीति घाटी में फ्यूली कौतिक की धूम दिख रही है। गांव-गांव में आयोजित कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें सामाजिक कार्य करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। कौतिक में महिलाएं पारंपरिक लोकगीत, गढ़वाली गीत और उत्तराखंड की संस्कृति को जीवित रखने की कोशिश कर रही हैं। पहाड़ पर उगने वाला किलमोड़ा, जिसे आयुर्वेदिक भाषा में दारू हल्दी भी कहा जाता है, वो औषधीय गुणों से भरपूर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किलमोड़ा की जड़ का अत्यधिक दोहन करने से अब पहाड़ के जंगलों तक से किलमोड़ा गायब हो गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाला किलमोड़ा पारंपरिक आयुर्वेदिक और होम्योपैथी में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। किलमोड़ा की जड़ें का काढ़ा मधुमेह, पीलिया, बुखार, आंतरिक घाव और साथ ही पित्त, पथरी, नेत्र संबंधी विकार के दवा के रूप में बेहद कारगर है। अधिक यूथ होने के कारण दोहन भी तेजी से हुआ, तो अब विलुप्त होने की कगार पर किलमोड़ा पहुंच गया है। इसके परंपरागत चिकित्सा पद्धति में बहुत सारे उपयोग हैं। बहुत सारी गंभीर बीमारियों में इसका उपयोग होता है। इसकी जड़ों का होता है, इसकी पत्तियों का होता है, बार्क का होता है, छाल का। पहाड़ में खेतों के किनारे भारी मात्रा में किलमोड़ा पाया जाता था, लेकिन अब नाम मात्र का ही कहीं कहीं बचा है। अब संस्थान के वैज्ञानिक अलग अलग प्रकार के किलमोड़ा को अपने सूर्य कुंड में विकसित कर संरक्षित कर रहे हैं। प्रोपगेशन से जो पौधे तैयार हुए, जो टिश्यू कल्चर के थ्रू, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू, जो सीड जर्मिनेशन के थ्रू, तो हमने इस सूर्य कुंज क्षेत्र में उनको लगाना शुरू किया और एक सेंचुरी के रूप में हम लोग इसको बना रहे हैं, ताकि इसका जो जर्म प्लाज्म है वो भविष्य में बचा रहे। जीवी पंथ हिमालय पर्यावरण संस्थान का प्रयास कितना सफल होता है, ये देखने की बात है। लेकिन इस तरह से पहाड़ से जड़ी बूटी समाप्त हो रही है, जो कि चिंता का विषय है। किलमोड़ा जैसे कि कई जड़ी बूटी आज संरक्षण के अभाव में विलुप्त हो चुकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।